विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हम अपक्षय को देख रहे हैं। अपक्षय के अंतर्गत हमने इससे पूर्व में भौतिक अपक्षय को देखा था और भौतिक अपक्षय के जो प्रमुख प्रकार थे कि किस प्रकार से कार्य करते हैं, चट्टानों का कैसे विघटन होता है, वो हम जाना था। आज हम इसके अंतर्गत भौतिक अपक्षय के अंतर्गत व अपक्षय के अंतर्गत हम रासायनिक अपक्षय को देखेंगे। जैसे कि पूर्व में आपके कह चुके हैं कि जब चट्टानों का भौतिक कारकों के आधार पर विघटन होता है, यानी टूट फूट होती है, तो उसे हम डिसइंटीग्रेशन या विघटन कहते हैं। परंतु अगर चट्टानें वियोजित होती हैं या अपघटित होती हैं तो उसे हम रासायनिक अपक्षय कहते हैं या डीकम्पोजिशन कहलाता है। तो जो रासायनिक अपक्षय के अंतर्गत जो डीकम्पोजिशन ऑफ द रॉक्स होता है, जो मुख्यतः वायुमंडल की जब गैस, वर्षा, जल आदि क्रियाओं द्वारा भूपटल में परिवर्तन कर डालते हैं तो उसे रासायनिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय के मुख्य कर्ताओं में हाइड्रेशन यानी जलयोजन, ऑक्सीडेशन, कार्बोनाइजेशन कहेंगे जिसे दूसरे शब्दों में, और सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये क्या है, रासायनिक अपक्षय के प्रमुख कार्यकर्ता या घटक हैं जिनसे रासायनिक अपक्षय की क्रिया होती है। भौतिक अपक्षय की अपेक्षा रासायनिक अपक्षय अधिक प्रभावी माना गया है, परंतु मरुस्थलीय भागों में जो रासायनिक अपक्षय की अपेक्षा भौतिक अपक्षय प्रमुख रहता है या प्रमुख रूप से कार्य करता है। रासायनिक अपक्षय जहाँ पर जल पाया जा रहा है, यानी कि आर्द्र व उष्ण प्रदेशों में सक्रिय रहता है। अब हम इसमें देखेंगे कि कुल मिलाकर हमने ये देखा कि जो रासायनिक अपक्षय है मुख्यतः जहाँ पे जल की मात्रा पाई जा रही है, तो वो विशेषतः आर्द्र प्रदेशों में जो ह्यूमिड क्लाइमेटिक रीजन है वहीं पे ये इस तरह का पाया जाएगा, और वो वहाँ पे हॉट रीजन्स है, तो वहाँ पर ये रासायनिक अपक्षय मुख्यतः कार्य करता है। ठंडे प्रदेशों में जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि वहाँ पर भौतिक अपक्षय के कारक है वो ज़्यादा प्रभावी रहते हैं, क्योंकि तापमान वहाँ पे एक प्रमुख कारक है। यहाँ पे रासायनिक में जल एक प्रमुख कारक है जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, जैसा कि हम देख चुके हैं कि जिसमें हाइड्रेशन है, ऑक्सीडेशन है, प्लस कार्बोनाइजेशन है और आपका सॉल्यूशन है, ये सारे के सारे प्रक्रिया इसके अंतर्गत होते हैं। तो अब हम इसको रासायनिक अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारकों में देखते हैं, एलिमेंट्स में कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है वो तनाव व खिंचाव के दौरान चट्टान में भार की वृद्धि। जब किसी चट्टान में तनाव हो रहा है, यानी अपाट हो रही है, खिंच रही है और या खिंचाव हो रहा है, तो उसके चट्टान के भार में वृद्धि हो जाती है। फिर है कहाँ पे कार्य करेगा, जहाँ पे निम्न घनत्व वाले पदार्थों की उपस्थिति है, यानी कि उनका कम घनत्व है उन तत्वों का, तो वहाँ पर ये ज़्यादा सर्वाधिक रूप से प्रभावी हो जाता है। प्रति इकाई आयतन में परिवर्तन से धरातल का संकुचन होना, यानी कि जो पर यूनिट जो उसका आयतन है उसमें परिवर्तन आता है तो धरातल में संकुचन होता है, और खनिजों की स्थिरता के ऊपर भी रासायनिक अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर खनिजों की स्थिरता पर प्रकाश डालना अधिक महत्वपूर्ण है। परतदार व रूपांतरित चट्टानों में तापक्रम में दबाव के फलस्वरूप कुछ सीमा तक खनिज स्थिर रहते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी खनिज होते हैं जो उतने ही दबाव और तापक्रम में स्थिर नहीं रहते। इस प्रकार आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों में खनिजों की उपस्थिति व अनुपस्थिति
से रासायनिक क्रियाओं पर आधारित रहती हैं। गोल्डिच ने ये स्पष्ट किया कि ओलम, एगेट, हॉर्नब्लैंडिक व विट्रोजाइट खनिजों को एक क्रम में रखा जाए तो ओलिम का संरक्षण अधिक होने से अगेट अपेक्षा का हॉर्नब्लैंड के रूप में होगा। तो कुल मिलाकर ये जो बात यह है कि खनिजों की जो स्थिरता है, वहाँ पर पाए जाने वाला तत्व है, वो रासायनिक अपेक्षा को प्रभावित करता है। तो रासायनिक अपेक्षा के प्रमुख जो प्रकार हैं उनमें पहला है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्रिया विशेषतः उन चट्टानों में सक्रिय रहती है जिनमें लोहे के सल्फाइड, कार्बोनेट व सिलिकेट के अंश सम्मिलित रहते हैं। यानी कि आप देखिए कि उन्हीं चट्टानों में कार्य करेगी ज़्यादा सक्रिय रूप से ऑक्सीकरण, कि जहाँ पे लोहे के सल्फाइड, कार्बोनेट व सिलिकेट के अंश सम्मिलित ज़्यादा पाए जाएंगे, तो वहाँ पे ऑक्सीकरण सर्वाधिक रूप से करेगा। ऑक्सीकरण के कारण रंग विभेद मुख्य स्थान रखता है। एम्फीबोल्स व पैरोसिन पर इसका प्रभाव सर्वाधिक होता है। ऑक्सीकरण का प्रभाव ओलिव पर सबसे अधिक होता है। सिलिका युक्त लोहे पर जब जल प्रवाह डालता है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सिलिका एसिड तथा लोहा ऑक्साइड में टूट जाते हैं, जैसे कि उक्त फार्मूले से बताया हुआ है। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो ऑक्सीकरण में चट्टानों के विभिन्न कणों पर विभिन्न प्रकार से ये क्रियाएं करते हैं, जैसा कि विभिन्न प्रकार के फार्मूले के द्वारा आपको ये इक्वेशन के द्वारा समझाया गया है। जल योजन, जल विभेदन तथा ऑक्सीकरण का प्रभाव जब फेल्सपार, अब्रक, ओलिमिन अन्य खनिजों पर पड़ता है तो उस खनिजों की लचकता तथा गंध में या तो कमी आ जाती है या उनकी कठोरता कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये भी कार्य इसके अंतर्गत होता है। उसके बाद में अगर हम इसको देखें कि कार्बोनाइजेशन के अंतर्गत में या कार्बनीकरण के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति से हाइड्रो ऑक्साइड से पोटेशियम कार्बोनेट की उत्पत्ति इस प्रकार से आंकी गई है, जैसा कि इस सूत्र से आपके सामने विदित है। पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ कार्बनिक एसिड से मिलकर पोटेशियम कार्बोनेट में बदल जाता है और पानी ही शेष रह जाता है। पोटेशियम कार्बोनेट घुलनशील होने के कारण से घोल के रूप में मिलता है। हाइड्रोलिसिस यानी कि जलशन के तथा कार्बनीकरण के द्वारा घुलनशील कार्बोनेट की उत्पत्ति आंकी गई है। जब एल्यूमिनो सिलिसिक एसिड का संयोग के साथ होता है तो उसमें सिलिका की उत्पत्ति होती है। भूमिगत जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सम्मिश्रण होता है तो चूने के पत्थरों से कैल्शियम कार्बोनेट की उत्पत्ति होती है। जिन भागों में चूने की चट्टानें फैले रहती है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से एक विशेष प्रकार की शिलाकृतियाँ का निर्माण होता है, जिसे हम कास्ट टोपोग्राफी कहते हैं। कार्बनीकरण क्रिया व पोटाश के सम्मिश्रण से पोटेशियम कार्बोनेट की उत्पत्ति होती है। पिथौरागढ़ जिले में वेनीनाथ क्षेत्र में कार्बनीकरण के उदाहरण हमारे यहाँ पर मिलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट की उत्पत्ति में इस क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हाइड्रेशन यानी कि जल योजन जो है, जब पानी या वर्षा का जल चट्टानों के अंदर प्रविष्ट होता है तो चट्टानें जल को सोख लेती है, तो वो है प्रक्रिया जल योजन कहलाती है। यानी चट्टानें पानी में पड़ी रहने के कारण फूल जाती है, उनके कण पानी पी लेते हैं, वो फूल जाती है और वो कमज़ोर होकर डिसइंटीग्रेट हो जाती है। इसी प्रकार से चौथा जो प्रमुख प्रकार है वो सिलिका का पृथक्कीकरण है। यानी तापमान की अधिकता तथा रासायनिक संयोग का संपर्क जब चट्टानों से होता है तो उनका अपक्षय आरंभ हो जाता है। सिलिका का अंश जिन चट्टानों पर सबसे अधिक होता है उनमें अत्यधिक परिवर्तन होते देखा गया है।
चट्टानों में सिलिका का पृथक्कीकरण सिलिका का विघटन कहलाता है या डीसिलिकेशन कहलाता है। कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बोनेट की क्रिया इस प्रकार आंकी गई है। तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जल व कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से कैल्शियम शेष रह जाता है। जो खनिज अघुलनशील माने गए वे भी एस्फेटिक गोल्ड के रूप में मिलते हैं। जैसे फेल्सपार के टूटने एस्फेटिक गोल्ड वाले खनिज का रूप धारण कर लेते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो रासायनिक अपेक्ष भी चट्टानों के विघटन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चट्टानों के विघटन के लिए उत्तरदायी है।